पहले तो ये समझिए ना कि ठोस अपशिष्ट में कौन कौन अलग आ रहे हैं, मतलब कौन कौन सी चीजें आ रही हैं ठोस अपशिष्ट में, या ये ठोस अपशिष्ट कहां कहां से निकल सकते हैं। जरा पहले ये बात करें तो किसी कार्यालय से निकल सकते हैं, विद्यालय, घर, अस्पताल, ऐसे बहुत सारी जगह हो सकते हैं। बस हमने कुछ एग्जांपल लिया है। जैसे कार्यालय से क्या क्या चीजें नहीं, कार्यालय कहने का मतलब कोई भी ऑफिस, ठीक है। यहां से क्या क्या चीज निकल सकती है, कागज आ सकता है, और कागज के साथ साथ कोई धातु हो सकता है। आपको कैसे धातु के रूप में क्या लोहा वगैरह हो सकता है, या कुछ लकड़ी वगैरह हो सकती है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और क्या हो सकता है, अरे ठोस अपशिष्ट को काउंट करो, और क्या क्या हो सकता है, कांच, और प्लास्टिक, और कुछ दिख रहा है, रबर। चलिए अब इन सब की गिनती में किसमें करेंगे भाई, ये सभी के सभी क्या है, ठोस अपशिष्ट के रूप में। चमड़ा कहां से, अब चमड़ा कहने का मतलब वो चमड़ा यहां से आ सकता है चमड़ा। अब कहोगे सर घर में चमड़ा कहां पे, जूता वगैरह इस्तेमाल करते हैं, खराब हो जाता है, क्या करते हैं, फेंक देते हैं। आज इस कोने में दिखाई देता है, गली के कुछ दिन के बाद कहीं और कोने में दिखाई देगा। आप कहोगे सर यहां वहां के कर दिया, कुत्ता खेलते खेलते इधर उधर कर देता है, ठीक है। तो इधर उधर घूम रहा है, वो वातावरण में कहीं ना कहीं क्या करेगा, प्रदूषण करेगा। तो क्या है, वो ठोस अपशिष्ट के रूप में। चलो ये तो बात समझ में आ गई कि ठोस अपशिष्ट क्या है। अगला जो टॉपिक आ जाता है इसी में, क्या करना है सर, इसका हमको निपटान करना है, इसका निदान निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है कि क्या ये हमारे वातावरण में यूं ही घूमते रहेंगे या इनका कोई निपटान होना चाहिए। तो कैसे निपटान करेंगे, क्या इसको कहीं पे बाहर फेंक दें, क्या बाहर फेंक देना इसका उचित उपाय है, नहीं। फिर क्या करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, अच्छा सैनिटरी लैंडफिल्स करना चाहिए। चलिए सैनिटरी लैंडफिल्स लिख तो दिया, इसका प्रोसेस जानते हो क्या होता है। देखिए सैनिटरी लैंडफिल्स के कुछ चरण होते हैं। सबसे पहला, इस तरीके से देखो आपकी किताब में नहीं है, बस हम अपने हिसाब से लेके चल रहे हैं। खुद से सोचो कि अगर आपको मिट्टी के अंदर डालना है किसी ठोस अपशिष्ट को, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, कंप्रेस, समझते हो। कंप्रेस से पहले एक बात आएगी क्या, स्टेप 1 में, कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उस ठोस का, उस अपशिष्ट का बंटवारा करना चाहिए। बंटवारा समझते हो, यानी कि सर छटैया करनी चाहिए, उसकी छाटना चाहिए। आप देखो कबाड़ा है, कबाड़ा में जाओगे तो कबाड़ा में बहुत सारी चीजें, या कबाड़ा को छोड़ दो, ठेला वाला आपके दरवाजे पर आता है, आप दीपावली में या कभी भी आपके घर से जितना भी कचरा निकलता है, आप तो सब कुछ एक जगह पे रखते हो, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो कबाड़ी वाला आपके दरवाजे पर है, लेने के क्रम में ही उसको पार्ट बाई पार्ट कर देता है। पेपर अलग कर देगा, प्लास्टिक अलग कर देगा, लोहा लक्कड़ अलग कर देगा, ठीक है। तो ये सब कुछ अलग अलग कर दिया जाता है। अब कबाड़ा में गया, कबाड़ा में भी वो क्या करेगा, अलग अलग करके बेचेगा। फिर कबाड़ा से भी पता है सामान जाके लोड होता है, अनलोड होकर कहीं बाहर जाता है, तो वो लोग भी क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट में करते हैं उसको। तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, उसका बंटवारा करना चाहिए, यानी कि उसमें जो चीजें एक जैसी हैं उनको एक साथ करना होगा। स्टेप 2 में क्या करना चाहिए, तो याद रखिएगा कंप्रेस करना चाहिए। कंप्रेस का मतलब समझते हो, एक इसको संपीड़न, हाँ संपीड़ित करना चाहिए। अब क्या होता है कि ये कंप्रेसर मशीन होता है। अब उस कंप्रेसर मशीन के अंदर डाल करके सारे कचड़े को ना, अब ऐसे फैला हुआ है, कंप्रेस कर देंगे तो छोटा सा ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है। कंप्रेस कर दिया। अब तीसरे चरण में कहीं ना कहीं क्या किया जाता है, अब इसको लैंडफिल्स किया जाता है। अब लैंडफिल्स का तरीका क्या होता है कि शहर से दूर या तो आबादी से दूर, जहां लोगों का रहन सहन कम है या तो ना के बराबर है, अब क्या करते हैं, वहां पर गड्ढे किए जाते हैं, ठीक है। अब गड्ढा करके सर वहां का मिट्टी क्या किया,
जाहिर सी बात है वहां से मिट्टी निकालेंगे कहीं पर, उसका इस्तेमाल कर देंगे। और यहाँ पर हम तो करते नहीं है, गवर्नमेंट करती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, रोड वगैरह बनाती है। तो रोड वगैरह बनाती है तो मिट्टी लेकर के आती है। कहां से लाती है मिट्टी, तो ऐसी जगहों से भी क्या किया जाता है, मिट्टी को निकाल करके रोड वगैरह में यूज कर लिया जाता है। तो कहीं पर भी इसकी मिट्टी को निकाल करके इस्तेमाल में ले लिया। अब क्या करेंगे कि जितना भी हमने कचरा को कंप्रेस करके रखा हुआ है वो ला करके यहां पे डालते जाएंगे, पूरा भर देते हैं इसको। एक दिल्ली में है, मैं बहुत पहले गया हुआ था, अब कौन से एरिया में का है मुझे याद नहीं है। वो पता है ऐसे भरते भरते लेवल तो हो जाएगा ना, ये चलो धीरे धीरे लेवल हो जाएगा। अभी भी आप दिल्ली में, मुझे याद नहीं आ रहा कौन से जगह पे था, दिल्ली से आई थिंक राजस्थान की तरफ हम लोग बढ़ रहे थे, तो वहां पे देखा था रोड साइड में एकदम पूरा देखोगे तो ऐसा लगता है कि पहाड़ है। वो लैंडफिल से देखने में लगता है कि पहाड़ है, वो लैंडफिल से। और इस पे जाने का रास्ता भी बना रखा है, जेसीबी जाती है और जेसीबी जा करके सारे कचरे को एडजस्ट कर करके बैठाते जाती है। पूरा कचरे का एकदम बहुत बड़ा पहाड़ बना हुआ है, वो एक तरह का लैंडफिल से। तो इसको भरते भरते हालांकि लेवल कर दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर क्या हो जाता है कि ये अंबार बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ये कचरा बहुत ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, अब सवाल यहीं पे कर लेते हैं हम, क्या ये लैंडफिल्स करना सही है? सही है तो किस हद तक, किस जगह के लिए सही है, यही सवाल था आपका। चलो सर, इसको शहर से दूर, आबादी से दूर जरूर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनमें क्या हो जाता है, कुछ केमिकल चेंज आ जाता है। भाई बहुत सारी चीजें हैं इसमें, अब जो भी चीजें होती हैं हर चीजों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रसायन होते, कुछ केमिकल होते। बरसात होगी, बारिश का पानी पड़ेगा, नीचे मृदा है, मिट्टी है, मिट्टी में भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट हैं, बहुत सारे तत्व हैं, बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं, वायु में बहुत सारी चीजें हैं, तापमान पड़ रहा है। इन सब चीजों की उपस्थिति में कहीं ना कहीं यहां से कुछ विषैले रसाव होने लगते हैं या रिसाव होने लगते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोला कि सर बहुत सारे कचरे को एक जगह पे डंप कर दिया हमने, गड्ढा करके, या तो वो जमीन पहले से गहराई में थी, हमने उसको सोचा कि भर देते हैं, भरते जाते हैं। लेकिन एक समय एक ऐसा आता है ना, उसमें बहुत सारी चीजें होने की वजह से कहीं ना कहीं उनके अंदर रासायनिक परिवर्तन आ जाते हैं, केमिकल चेंज आ जाते हैं, जिस वजह से कुछ विषैले रिसाव हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है ना कि CH4 तक बन जाता है। कभी कभी किसी किसी जगहों पर ऐसा देखा गया है कि CH4 तक बन जाएगा। अब कैसे बन सकता है CH4? ये तो बहुत इजी तरीका है, हमको पता है कैसे बनेगा। सर अगर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा रहेगी वहां पर, वायुमंडल में है, वातावरण में है, ऑक्सीजन मिल रहा है, और कुछ ऐसे मेथेनोजेंस होते हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कर देंगे, या फिर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति की बात कर लें तो क्या कर देंगे, वो कार्बनिक पदार्थों को तोड़ देंगे और बदल देंगे किसमें, मीथेन में बदल देंगे। अब सोचिए, क्या वो मीथेन, अगर मीथेन का रिसाव हो रहा है तो क्या वो हमारे लिए हानिकारक है कि लाभदायक है? हानिकारक है। जब होगा तो क्या होगा, हानिकारक होगा। हाँ, इसका इस्तेमाल अगर अच्छे से करे तो ये लाभदायक है, लेकिन यहां कौन इस्तेमाल करेगा इसका? ठीक है, तो अब क्या कहते हैं यहां पे कि सर कहां के लिए ये सही होता है, कहां के लिए गलत होता है? तो याद रखिएगा कि यदि लैंडफिल्स छोटे पैमाने पर किया जा रहा है तब तो ये सही है। ठीक है, अगर छोटे पैमाने पर कर रहे हैं तब तो ये सही है। समझ में आ गया? छोटे छोटे शहर हैं, अगर वहां पे किया जा रहा है तो वो सही है। ठीक है, सही किस मामले में कि सर अगर छोटा रहेगा उसकी देखभाल हम कर पाएंगे, उसकी निगरानी अच्छे से कर पाएंगे। अब बहुत बड़ा अगर अंबार हो जाए कचरे का, उसका बंटवारा मतलब कि उसका देख रेख हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल सा कि सर यहाँ के लिए सही। अगर मैं कह दूं महानगर के लिए, अब महानगर समझते हो सर, जो बहुत बड़े बड़े शहर हैं, जैसे आपका मुंबई, दिल्ली, है ना, ये सब बहुत बड़े बड़े शहर हैं जिसको हम कहीं ना कहीं क्या बोल देते हैं, महानगर बोल देते हैं। अब महानगर से बाहर जाके अगर कर रहे हैं तो ये उसके लिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कचरा हो जाएगा। एक जगह पर रखेंगे, बहुत सारे कहीं ना कहीं अपशिष्ट वहां पर डाले गए, वहां से कहीं ना कुछ केमिकल चेंज आएगा, विषैले रसायनों का रिसाव हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है, अगर ऐसा हो रहा है ये क्या हो जाएगा, हमारे लिए गलत साबित हो जाएगा। हालांकि अभी भी किया जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम तर्क के आधार पे कह रहे हैं कि अगर छोटे पैमाने पर कर रहे हैं इसको तो ये सही होगा, और अगर बहुत लार्ज स्केल पे कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गलत साबित हो जाएगा। ठीक है, अब इससे बताओ कि जरा समस्या क्या क्या आ सकती है। अगर ये गलत है तो समस्याएं क्या क्या आएंगी? देखो पता है, ये जब भी हम कहते हैं ना कि सैनिटरी लैंडफिल्स का, ये पूर्ण रूप से सही तरीका है ना, एकदम पूर्ण रूप से सही तरीका तो नहीं है।
हाँ, लेकिन कहते हैं ना कि लोकल भाषा में या फिर अपने नॉर्मल हम अपने आसपास की भाषा में क्या कहते हैं, जहां पेड़ ना तहां लेड़ प्रधान। सुने हो? अरे वाह, कौन है दुनिया के हो जी सब। जहां पेड़ ना वहां लेड़ प्रधान, ऐसा बोला जाता है। मतलब कि बहुत कुछ से थोड़ा ही है ना, वही अच्छा है। अब पेड़ का मतलब क्या होता है सर? पेड़ तो पेड़ है। लेड़ समझते हो? लेड़ देखे भी होंगे, होली के टाइम में आता है घर पे होलरी वगैरह बनाने के लिए। तो वो लेड़ जो होता है कहीं ना कहीं वो पेड़ की श्रेणी में तो नहीं आता, लेकिन पेड़ के जैसा होता है थोड़ा बहुत। पूरी बात सुना आपने? हमने क्या बोला? पेड़ के जैसा तो नहीं होता, थोड़ा बहुत उसके जैसा होता है, ठीक है, बनावट में, देखने में। अब ऐसा लगता है। अब क्या कि सर वहां पे बहुत सारे पेड़ होने चाहिए, वहां पे कुछ नहीं है, वहां लेड़ है। तो चलो कोई बात नहीं है, पेड़ नहीं लेड़ सही, ठीक है। तो ये कहावत है कि हमें भूख लगी है बहुत ज्यादा खाने की, कुछ नहीं मिला, पानी मिला, चलो पानी ही सही। पसंद में? तो चलो समस्या की बात कर रहे थे। समस्या क्या क्या उत्पन्न होगी? खुद से सोचो कि अगर रिसाव होने लगा, तो रिसाव होने लगा तो क्या वहां का वातावरण दूषित होगा क्या? बोलो, वातावरण वहां का दूषित होगा? दूषित होगा कहने का मतलब सर कहीं ना कहीं कुछ रसायन निकल रहे हैं वहां से, कुछ दुर्गंध, कुछ क्या बहुत ज्यादा दुर्गंध आएगी, सड़ेगा गलेगा, तो वहां से निकलने टाइम पे नाक बंद करना पड़ जाएगा, ठीक है। आसपास के लोग जो रहने वाले होंगे वो परेशान होंगे। तो क्यों मिला जुला के हम ऐसा कहें कि सर क्या हो जाएगा? वायु प्रदूषण होगा, होगा, ठीक है। हम मृदा के अंदर ऐसा काम कर रहे हैं ना, क्या मृदा प्रदूषण होगा? बिल्कुल, मृदा का भी क्या हो जाएगा? प्रदूषण हो जाएगा। वो रसायन जो रिसाव कर रहे हैं वो मिट्टी में जाएंगे, मिट्टी में जाएंगे तो कहीं ना कहीं क्या करेंगे सर? मिट्टी में भी प्रदूषण पैदा करेंगे। अच्छा, मिट्टी से होते हुए क्या वो ग्राउंड वाटर तक जा सकते हैं क्या सर? पानी बरसात होगी, वो बारिश के पानी के साथ सिप करके नीचे चले जाएंगे, भूमिगत जल में जाकर के कहीं ना कहीं मिक्स हो जाएंगे। क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर जल का भी प्रदूषण हो रहा है? हो रहा है ना। चलिए, इतनी सारी समस्याएं हमारे सामने आ जाएंगी। अब क्या करें? यानी कि सैनिटरी लैंडफिल्स जो है पूर्ण उपाय नहीं है। ये जो हम कर रहे हैं ये पूर्ण रूप से सही नहीं है। हाँ, अगर छोटे पैमाने पर कर रहे हैं तो कुछ हद तक इसको सही माना जा सकता है, ठीक है। अब सवाल आता है कि सर जब ये भी पूर्ण रूप से सही नहीं है तो आखिर ठोस अपशिष्ट का निपटान कैसे करें? अच्छा, इसका एक साक्षात एग्जाम्पल हमने देखा हुआ है। कभी अगर आप गूगल करिएगा, और जमशेदपुर जानते हैं? अगर जानते हैं तो ठीक है। टाटा नगर है झारखंड में। टाटा नगर के अंदर ही एक छोटी सी सिटी है, छोटी सी सिटी नहीं है, बहुत बड़ी सिटी है, जिसका नाम है जमशेदपुर। और वहीं के रहने वाले थे आपके जमशेद जी, ठीक है। जमशेद जी पूरा नाम उनका जमशेद जी टाटा, यानी कि टाटा नगर को बसाने वाले कौन थे? एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, एक व्यापारी थे, ठीक है, एक उद्योगपति थे जिन्होंने टाटा नगर को बसाया। वहां पे कुछ नहीं था। टाटा नगर जो है एक पहाड़ी इलाका था, वहां पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज है बच्चा, और बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं वहीं पर रहा हूं, जमशेदपुर में ही रहा हूं मैं। मेरा पूरा एजुकेशन लाइफ मेरा लगभग वहीं पे बीता है, ठीक है। तो बहुत कुछ वहां पे देखा है। और झारखंड है वो, तो वहां पे कहीं ना एक होता है ना कि सर क्या बोलते हैं उसको, अर्निंग एक स्केल होता है, अर्निंग स्केल। अर्निंग स्केल कहने का मतलब कि कमाने का जो एक पैमाना है, वहां की बात करें तो वहां पर हमारे यहाँ पे क्या है? हमारे यहाँ पे 1 लोग कमाने वाले, 4 लोग खाने वाले, ठीक है। वहां पे जाके देखो झारखंड में ना, तो आमदनी बहुत कम होने की वजह से, कमाई बहुत कम होने की वजह से, उस घर में 5 लोग रहते तो 5 में से 4 लोग कमाते, ठीक है। वहां पे इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हैं, उद्योग बहुत ज्यादा हैं। महिलाएं घर पे सुबह उठ करके अपना खाना वगैरह बना करके बच्चों को स्कूल भेजना है, स्कूल भेज करके हस्बैंड वाइफ दोनों लोग जाते हैं प्लांट में काम करने के लिए। अब डिपेंड करता है कि उनकी कार्यशैली कैसी है। कार्यशैली का मतलब कि उनकी योग्यता क्या है, उस योग्यता के हिसाब से कोई ऑफिस में काम कर रहा है, कोई प्लांट में काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है। और सबसे ज्यादा जो वहां पे इंडस्ट्रियल एरिया है वो आयरन से रिलेटेड है, यानी कि सबसे ज्यादा वहां पे स्टील प्लांट है, ठीक है। अब वहां पर हमने देखा था कि एक एरिया है NIT सबने जानते हो, NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। जो जी मेंस वाले जो सिलेक्शन होता है जी मेंस में जिनका, ठीक है, तो वो लोग कहाँ, उनके पास ऑप्शन होता है NIT वगैरह को सिलेक्ट करना। तो एक एरिया है वहां पे जहां पे NIT कॉलेज है, ठीक है। उस एरिया का ही नाम रख दिया है NIT कैंपस, ठीक है। तो NIT में जाने के लिए एक रास्ते से होकर के गुजरना पड़ता है, बस मस्त एकदम हाईवे का रास्ता बना हुआ है,
ठीक है। और उस हाईवे से अगर हम बाएं साइड में देखते हैं ना, तो बाएं साइड पूरा गहराई था, गड्ढा था, लगता था कि हम लोग इधर पहाड़ पे चल रहे हैं। पहाड़ पे कभी खड़े होकर देखते नीचे कैसा दिखता है, कहीं मुंडेश्वरी गए तो मुंडेश्वरी जब रोड पे हम लोग कार चल रही होती है तो नीचे पूरा गड्ढा दिखता है ना, उस टाइप का था वहां पे। और धीरे 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 कुछ सालों में मेरी आंखों के सामने वहां पर ग्रीन सिटी बनाया गया। करीबन वो रोड से 100-200 फीट नीचे था, ठीक है। वहां पर क्या करते थे कि आज जो भी वो नगर पालिका में आता है जमशेदपुर, वहां पे शहर का जितना भी वेस्ट था वो लैंडफिल्स कर दिया गया। वहां पे सारे कचरे को उठाते थे, वहां पे ले जाकर डंप कर देते। डंप कर देने का मतलब वहां पे ले जाकर के गिरा देना। हमारे आंखों के सामने ऐसा हुआ, धीरे धीरे करते 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 वो ऊंचाई तक पहुंच गया। फिर वहां पर जैसे शहरों में क्या होता है, फ्लैट बना करके बेचते हैं ना, उसी तरीके से वहां पर एक बहुत बड़ी बाउंड्री मारी गई और उस बाउंड्री के अंदर करीबन 100 फ्लैट बनाए गए। और एक बिल्डिंग में, मैं 100 बिल्डिंग की बात कर रहा हूं, फ्लैट बोल दिया, एक बिल्डिंग में 10-10 फ्लैट, 20-20 फ्लैट बना करके फिर लोगों को बेच दिया गया। और वो पहले क्या था, बहुत ज्यादा गड्ढा था। तो सैनिटरी लैंडफिल्स का मतलब यही होता है, इसी तरीके से काम करना होता है कि गहराई में जो है उसको भर देना, या तो जमीन को गड्ढा करके उसको भर देना, फिर उसके ऊपर बना देना मकान, काम हो गया। आपका उतने सालों का कचरा भी चला गया जमीन में, काम भी हो गया, ठीक है। चलो, अब हमने क्या बोला कि भाई अगर ये पूर्ण रूप से सही नहीं है तो क्या करें फिर हम लोग, दिमाग लगाओ, जल्दी 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 बोलो, क्या करना चाहिए हम लोगों को। सैनिटरी लैंडफिल्स पूरी तरीके से सही नहीं है, तो एक ऐसा तरीका बताइए जिससे क्या हो सके, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। अरे बोलो, देखो सर, हम सही तरीके की बात करते हैं, किसके लिए, ठोस के लिए, कि जो ठोस अपशिष्ट है हमारे पास, इसके निपटान के लिए सही तरीका क्या है। एक ही तरीका है, मनुष्य को संवेदनशील होना पड़ेगा। वन एंड लास्ट ऑप्शन, अगर ठोस अपशिष्ट का निपटारा करना है तो उसके लिए खुद हमें कहीं ना कहीं इस विषय पर सोचना पड़ेगा, हमें एक्टिव होना पड़ेगा, इन सब चीजों पे संवेदनशील होना पड़ेगा। नहीं निपटान है, बताते हैं। अब संवेदनशील मतलब कि कहीं ना कहीं अपने बुद्धि का, अपने विवेक का इस्तेमाल करना होगा। हम बखूबी जानते हैं कि ठोस में क्या हम 3 प्रकार निकाल सकते हैं क्या ठोस में। सर, एक को कह सकते हैं कि जैव अनिम्नीकरण, इसका मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल। सर, अनिम्नीकरण है यानी कि जैविक रूप से हम उसको सड़ा गला नहीं सकते हैं। कुल मिला जुला के ये क्या है आपका, नॉन बायोडिग्रेडेबल। दूसरा क्या हो सकता है, जैव निम्नीकरण यानी कि बायोडिग्रेडेबल, जिसको ये क्या हो गया हमारा, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये क्या हो गया, बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, सड़ा गला सकते हैं इसको हम लोग। और एक तीसरी कैटेगरी बना सकते हैं हम लोग, पुनश्चक्रण या पुनः चक्रित पदार्थ, यानी कि एक ऐसा पदार्थ जिसको हम क्या बोल सकते हैं, रिसाइकल्ड, जिनका रिसाइकल किया जा सके। ठीक है, आराम से सोचो कि सर इसको सड़ा गला नहीं सकते, ठीक है, इसको सड़ा गला सकते हैं और इसका दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम ऐसा कर लें तो भाई मस्त तरीका है ये। कम से कम वहां से जो प्रदूषण हो रहा था, हमारे लैंडफिल से कहीं ना कहीं जो समस्याएं आ रही थी, इस तरीकों को इस्तेमाल करेंगे तो वो समस्याएं नहीं आएंगी। यानी कि एक तरफ सोचो हमने क्या किया था, सर क्या हमने प्रदूषण को कम करने के लिए ऐसा काम किया था क्या? सोचो क्या था, मेरा ठोस था, अपशिष्ट था, वो कहीं ना कहीं आता तो क्या करता, प्रॉब्लम क्रिएट करता। यानी कि एक तरफ प्रदूषण को रोकने के लिए हमने चारों तरफ प्रदूषण फैला दिया। हाँ, अगर छोटे पैमाने पे करेंगे तो सही होगा, बड़े पैमाने पे करेंगे तो बहुत गलत हो जाएगा ये। तो हमने इसके जो तरीका अपनाया है, जो क्या कि सर अगर हम ही अपने आप में सुधार कर लें, हम अगर सोचने लगे इन सब बिंदुओं पर तो ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। क्या हम ऐसा करें कि सर उन चीजों का इस्तेमाल कम करें जो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, इनका इस्तेमाल, अच्छा नॉन बायोडिग्रेडेबल में कौन कौन चीजें आएंगी सर? मुख्य रूप से प्लास्टिक,
मुख्य रूप से प्लास्टिक आती है। अगर हम उनका इस्तेमाल कम करें, आपसे कहा था मैंने एक बार और भी कहा था कि अगर हम बाजार जाते हैं साग सब्जी खरीदने के लिए या कुछ भी खरीदने के लिए, बिंदास पैसा पॉकेट में रखते हैं, लेके चल देते हैं। इसके अलावा ये नहीं सोचते कि झोला भी लेके जाना चाहिए। अगर हम झोले का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो सामने वाला प्लास्टिक देना बंद करेगा। अब प्लास्टिक अगर यूज कम होगा तो ये सही तरीका होगा। हम ही अगर प्लास्टिक का इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए बोला ना क्या करना पड़ेगा, मनुष्य को संवेदनशील होना पड़ेगा। और यही तो सबसे बड़ी समस्या है मनुष्य की। यही तो आदमी हो नहीं सकता, यही आदमी कर नहीं सकता। ठीक है, ये इसी संवेदनशीलता पर ही वो लाइन लिख रहे थे। जो लाइन लिख रहे थे ना, वो मनुष्य की संवेदनशीलता पर ही, मनुष्य की तर्क शक्ति पर, मनुष्य कितना सोचता है, किस तरह का व्यवहार करता है, उन्हीं पर कुछ बिंदु था, वही लिख रहे थे। खैर, अगर हम इनका इस्तेमाल सॉन्ग, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही कुछ था। ठीक है, चलो इसका इस्तेमाल क्या करना पड़ेगा, हमें कम करना पड़ेगा। कैसे इस्तेमाल कम कर सकते हैं? सर सबसे पहले हमें स्वयं अपने आप को चेंज करना होगा। अब ऐसे सोचेंगे ना तो बाबू प्लास्टिक का यूज कभी कम नहीं हो सकता, कभी कम नहीं होगा। आप सोच के देखो कि आपने प्लास्टिक का यूज थोड़ा बहुत कम किया, लेकिन क्या मार्केट में हर चीज में कम हो रहा है क्या? दवाइयां किस में आती हैं? प्लास्टिक में ही आती है। क्यों? इसका कोई जवाब है क्या? दवाइयां प्लास्टिक में ही क्यों आती हैं? अच्छा, पानी का बोतल कभी आपको चढ़ा है? लगभग सभी को चढ़ा होगा, सभी तो कुपोषण के शिकार हो, है ना? चढ़ा है ना सभी को? नहीं चढ़ा है? चलो अच्छा बात है, आपको नहीं चढ़ा, घर में किसी को चढ़ा। वो जो पानी का बोतल था, क्या वो प्लास्टिक का था? ठीक है। अब अगर आप थोड़े से पुराने जमाने से हैं, हंसी का आ गया, पुराना जमाना के नहीं हो तो हंसने की क्या बात है। लगभग इस टाइप की बोतल होती है पानी वाली, ठीक है, थोड़ा सा वो मॉडलाइज होता है। आज से कुछ दिनों पहले पानी की ही बोतल है, वही पानी की बोतल जो हमें चढ़ाया जाता है, इसमें काले रंग का रबड़ का ढक्कन लगा रहता था और ये होता था कांच का। ठीक है, तो लगभग लोगों ने देखा भी होगा इसको। ठीक है, अब सोचो कि एक कांच की बोतल का इस्तेमाल करना और इसी जगह पर एक प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल करना, कौन ज्यादा सही है? सर कांच, क्योंकि कांच को हम पिघला सकते हैं, कांच दोबारा पिघल सकता है, उसका रीयूज किया जा सकता है। अगर रीयूज नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट कम से कम ये कांच जो होगा ये प्रदूषण तो नहीं पैदा करेगा। सोचो, ये कांच किसी से रिएक्ट नहीं करेगा जल्दी, जितना जल्दी प्लास्टिक रिएक्ट करेगा किन्हीं चीजों से। सोचो कि अगर लैंडफिल्स में आग लग गई, ठीक है, या फिर कचरे को हम जलाते भी हैं, ठीक है सर, जलाते हैं, जलाने के दरमियान क्या ये कांच की बोतल जल जाएगी? क्या इससे प्रदूषण फैल जाएगा? नहीं। लेकिन क्या वो प्लास्टिक का बोतल रहा तो जलेगा, प्रदूषण पैदा करेगा। ठीक है, अब सवाल ये आया कि सर आज से कुछ दिनों पहले तो कांच की बोतल यूज करते थे, आज प्लास्टिक की बोतल क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि कांच का बोतल थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता था, इसका ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा रिस्की था। कांच की बोतल है, 10 बोतल आप मंगा रहे हैं, मान लो हॉस्पिटल है, हमने 100 बोतल ऑर्डर किया तो 100 में से एक आध बोतल फूट जाता था। आई प्लास्टिक वाला पे लातो धरा जाएगा तो जल्दी ना फूटेगा, नहीं पिचकेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन इजी हो गया, थोड़ा सा सस्ता पड़ने लगा। पहले इंजेक्शन जो आता था स्टील का आता था, हाँ जी, पहले इंजेक्शन स्टील का आता था, स्टील की सुई हुआ करती थी, स्टील की सुई हुआ करती थी, स्टील का इंजेक्शन हुआ करता था, या मतलब कोई ना कोई मेटल का इंजेक्शन हुआ करता था, उसका जो निडल होता था, जो सुई होता था, वो स्टील का होता था, क्योंकि स्टील पे जंग नहीं लगता है। अब भी स्टील का ही है, लेकिन बहुत लो क्वालिटी का स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आज के इंजेक्शन आते हैं 2 रुपए के, 2 रुपए में पूरा प्लास्टिक के साथ आ जाएगा, प्लास्टिक भी आ जाएगी, सुई भी आ जाएगी। सोचो 2 रुपया में हमको मिल गया, आपको नहीं मिला, चलो आप जाओगे तो 5 रुपए का मिलेगा, 2 रुपया में हमें मिल गया। भाई दुकानदार को तो कम में मिला होगा ना, तब तो वो आपको 2 रुपए में बेचा है, यानी कि सर बहुत ज्यादा सस्ता हो गया। तो सस्ता करने के लिए कहीं ना कहीं हम लोग किस पर चले गए? प्लास्टिक के इस्तेमाल पर चले गए। हर चीजें सस्ती हैं। अब सोचो कि कांच का, भाई एक कांच की कीमत और एक प्लास्टिक की कीमत, दोनों में क्या है? अंतर है, सिंपल सा है। इसी कारण से ज्यादा लोग किसका इस्तेमाल करने लगे? प्लास्टिक का इस्तेमाल करने लगे। यही कारण हुआ कि आज हमारे आसपास चारों तरफ प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। दादाजी लोग के जमाने में प्लास्टिक नहीं था,
बहुत कम था प्लास्टिक, प्लास्टिक का सामान वगैरह मिलता था, वो एक अलग की बात थी, लेकिन हर चीजों को कैरी करने के लिए, हर चीजों को लाने ले जाने के लिए प्लास्टिक नहीं हुआ करता था उस समय। प्लास्टिक तो हमारे समय में आया, समझे, प्लास्टिक हम लोगों के समय में आया है। अच्छा, खुदरा में बताना दूध के पैकेट का कितना खपत होता होगा? ज्यादा से ज्यादा होता होगा, मैं ज्यादा तो अनुमान नहीं लगा सकता, लेकिन मेरे दुकान के बगल में एक है सुनील जी, उनके दुकान पर डेली 60 लीटर दूध आता है और सुबह से शाम तक बिक जाता है। ऐसे मेरे ख्याल से खुदरा में 10 दुकानें होंगी जहां पर दूध जाता होगा। ओवरऑल 60 लीटर आया, यानी कि ज्यादातर आधा लीटर का पैकेट आता है। 120 पैकेट एक दुकान से निकला, 10 दुकान भी है तो कितना निकला? जरा सोच के देखो, एक अनुमान लगा के देखो कि सर 120 गुणे 10 कितना हो गया? सर 1200 पैकेट। कौन इतना ईमानदार है जो अपने घर के अंदर ही इस पैकेट को रखा है कोई? नहीं सर, अंत में तो फेंकना ही है उसको। एक दिन में 1200 पैकेट, 12 तियां ही 36 पे 1 0, एक महीने में 36,000 पैकेट कुदरे में निकल रहे हैं वेस्ट के रूप में। अनुमान लगाओ ऐसा कुदरा कितना होगा, सोच सकते हो। हम बस केवल एक प्रोडक्ट का बात किए, केवल और केवल एक प्रोडक्ट, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, आपके घर में कुछ नहीं, दूध छोड़ दो, नॉर्मली या तो सब्जी के झोला के रूप में या किसी भी चीज के रूप में 2 या 3 प्लास्टिक डेली पहुंचता होगा आपके घर पे। ठीक है, चलो आप महिलाएं हैं, थोड़ी सी समझदार हैं, या मम्मी लोग की बात कर ले तो वो प्लास्टिक अगर सही सलामत है तो मोड़ चमोड़ के रख देती हैं सर, बाद में यूज करेंगे। हाँ, फट गया तो फेंक दिए, उसी समय मतलब कहीं ना कहीं प्रदूषण फैला दिए, ना तो प्रदूषण फैलाने के लिए बाद में रखे हुए। जरूरत पड़ता है लिट्टी चोखा लगाना होता है तो वो दिन प्लास्टिक 3-4 को जला देते हैं, वो दिन वायु प्रदूषण कर देते हैं। सोचो भाई, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है प्लास्टिक से। तब वही बात हम कर रहे थे कि क्या करना होगा भाई, हमें थोड़ा सा संवेदनशील होना पड़ेगा, कोशिश करना होगा क्या करने की, कि जैव अनिम्नीकरण जो पदार्थ है उनका इस्तेमाल एकदम कम से कम करें। ठीक है, ये एक तरीका। सर क्या मैं इसको कर सकता हूं? बात नहीं, क्या हम इसको कर सकते हैं? बिल्कुल किया जा सकता है। चलो पहला बिंदु तो हो गया। सर ठोस अपशिष्ट को मैंने क्या किया है, 3 कैटेगरी में बांट दिया। एक ऐसा जिसको सड़ाया गलाया नहीं जा सकता, एक ऐसा जिसको सड़ाया गलाया जा सकता है, एक ऐसा जिसका दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इस वाले को हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। दूसरे की बात कर रहे हैं सर जो सड़ने गलने लायक है, इसकी तो कोई समस्या ही नहीं है, वो सड़ सकता है, गल सकता है, उसको सड़ा गला करके हम क्या कर देंगे, डिकम्पोज कर देंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। अगर हमने सड़ा गला करके डिकम्पोज कर दिया, हो सकता है कि उसी वेस्ट से कहीं ना कहीं हम उसका दोबारा कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना लें, या फिर उसके वेस्ट से ही कुछ ऐसी चीजें बना लें जिसका हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सर कुछ कार्बनिक पदार्थ, उस कार्बनिक पदार्थ से कहीं ना कहीं हम क्या बना सकते हैं, बायोगैस प्लांट बना सकते हैं, उस बायोगैस प्लांट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर दूसरे वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रह गया तीसरा वाला, तीसरा वाला तो सर ऑलरेडी इसको रीयूज किया जा सकता है, आसानी से इस्तेमाल में लिया जा सकता है। ठीक है, चलो तो याद रखिएगा ये हाँ बिल्कुल प्लास्टिक का रीयूज किया जा सकता है, हाँ रोड बनाने में किया जा सकता है। ठीक है, और ऐसा किसने किया था, रोड बनाने में किसने किया था तक, विदेश में हुआ होगा, अपने इंडिया में, इंडिया की बात करते हैं, बेंगलोर में हुआ है। किसने किया था, क्या किया था उन्होंने? अच्छा बिटुमिन क्या है, बिटुमिन 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 एक तरह का कोयला तो नहीं कह सकते। हाँ सुनो तो सही, हम क्या रहे हैं, सुनो, बिटुमिन की बात कर रहे हैं। तो जैसे कोलतार समझते हो, कोलतार, ठीक है, कोलतार का मतलब क्या होता है, ये काला काला जो रोड में इस्तेमाल में लिया जाता है बनाने में ना, वो एक तरह का प्लास्टिक से कंक्रीट बना सकते हैं क्या? अच्छा देखिए इसी पर ना एक केस स्टडी है बेंगलोर का, बेंगलोर का है एक केस है।
इस चैप्टर में केस है, मतलब कि बहुत सारे केस स्टडीज हैं, मतलब बहुत सारे केस को देखना है कि वहां पर कुछ हुआ है, उसको देख के हमें समझना है। एक व्यक्ति थे वहां, अहमद खान, ठीक है, सुनना। और ये इनसे ज्यादा रिलेटेड तो सवाल नहीं आएंगे, याद रखिएगा। ये 60 वर्ष के थे, 57, लो भाई 57, 57 वर्षीय थे, ठीक है। इनके उम्र से कोई सवाल नहीं आएगा, इन्होंने किया क्या था उसको जरा ध्यान दीजिएगा। तो ये इनकी खुद की अपनी ना एक प्लांट थी, ठीक है, जो क्या करती थी, प्लास्टिक की बोरियां बनाती थी। प्लास्टिक की बोरियां कहने का मतलब जैसे सीमेंट वगैरह आता है तो प्लास्टिक की बोरी में आता है ना, तो वो इनकी एक कंपनी है, खुद की इंडस्ट्रीज है, जहां पर ये अहमद खान क्या करते हैं, प्लास्टिक का सामान बनाते हैं, प्लास्टिक की बोरियां बनाते हैं। और लगभग वो आज से नहीं, जब से इनका केस स्टडी है उस समय का है कि लगभग ये 20 वर्षों से अपना प्लांट चला रहे थे, ठीक है। अब इनके दिमाग में ये बात आया कि जो हम लोग प्लास्टिक बना रहे हैं, जो प्लास्टिक बना करके हम लोग मार्केट में निकाल रहे हैं, चलो प्लास्टिक में जो हमने प्रोडक्ट भेजा है, उस प्लास्टिक की बोरियों में जो प्रोडक्ट भेजा है, उस प्रोडक्ट का तो इस्तेमाल हो गया, लेकिन वो प्लास्टिक की बोरियां क्या करते हैं, सिर्फ फेंक दिया जाता है, ठीक है। तो इन्होंने लगभग 20 साल से अपनी प्लांट चला रहे थे, लगभग 8 वर्ष पहले, ये भी एक डाटा है कि लगभग 8 वर्ष पहले इनके दिमाग में एक बात आई और इन्होंने क्या सोचा कि क्या हम इस प्लास्टिक की बोरियों का इस्तेमाल कहीं पे कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या तरीका सोचा, देखिए कि जो प्लास्टिक की बोरियां थी, इन बोरियों के साथ साथ और भी प्लास्टिक के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि प्लास्टिक की बोरियों का इस्तेमाल तो किया ही किया, उसके बाद जो कचड़े बिनने वाले थे, जो कबाड़ी वाले थे, उनसे, जबकि ये घटना है उस समय लगभग 8 आना 1 रुपया किलो प्लास्टिक हुआ करता था। आज भी ज्यादा कोई महंगा नहीं है प्लास्टिक, 2-3 रुपया किलो कबाड़ी वाले खरीदते, उस समय 40 पैसा 50 पैसा यानी कि 8 आना किलो, ठीक है, वैसे मिलता था। उस समय इन्होंने क्या किया था कि 4 रुपया 5 रुपया किलो कबाड़ी वाले से खरीदा था प्लास्टिक, बहुत ज्यादा मात्रा में प्लास्टिक खुद से खरीदा, कुछ अपने प्लांट का प्लास्टिक लिया और लेने के बाद सभी प्लास्टिक का एक फाइन, या फिर हम ऐसा कहें कि सर बुरादा बना दिया, पाउडर बना दिया, ठीक है। सारे प्लास्टिक को मिक्सर में डाल करके पीस करके एकदम पाउडर बना करके रेडी कर लिया, ठीक है। इसको एक नाम दिया था, खैर छोड़ो। दूसरा समझिएगा जरा यहां पे, जो पाउडर बनाया था ना, इसको एक नाम देते हैं, हाँ पॉली ब्लेंड कहते हैं। चलिए पॉली ब्लेंड, देखिए पॉली वर्ड आया है किसके लिए, पॉलीथीन या प्लास्टिक के लिए। ब्लेंड का मतलब क्या होता है, मिक्स कर देना, चूरा बना देना, पाउडर बना देना। जो भी किसकी आवाज, जो भी इन्होंने प्लास्टिक का क्या किया, बुरादा बनाया, उस बुरादे को क्या नाम दिया, पॉली ब्लेंड। अब इनका दिमाग क्या था कि जो रोड बनाया जा रहा है, इस रोड को बनाने में क्या करते हैं इस्तेमाल, बिटुमिन का इस्तेमाल करते हैं। और ये बिटुमिन क्या है, तो याद रखिएगा जो सर कोलतार है ना, ठीक है, जो हमारे रोड में काला काला सा मतलब चिपचिपा सा जो पदार्थ होता है जिसको डाल करके रोड बनाते हैं हम लोग, ये बिटुमिन क्या होता है, तो ये जल रोधी होता है। यानी कि जो सड़कें बनाई जाती हैं हमारे पास, वो क्या करती है, इस जल को अवशोषित होने नहीं देती है। आज जिस रोड पर जल इकट्ठा होने लगा, वो देखिएगा रोड तुरंत उखड़ पुखड़ जाता है, ठीक है। अब रोड बनाने वाले की गलती है कि बनाने के क्रम में वहां पे गड्ढा छोड़ दिया या ढलान अच्छे से नहीं दिया। अगर ढलान अच्छे से दिया जाए रोड पे तो पानी एक किनारे आकर के नाले में चला जाएगा। लेकिन भाई बिहार है, बाहर है, समझ रहे हो ना, यहाँ सब कुछ संभव है। एकदम फ्रेश रोड बनता है, लेकिन उसके बाद भी फ्रेश रोड पर भी गड्ढे होते हैं, वहां पर पानी इकट्ठा होता है और वहीं पर कहीं ना कहीं पानी इकट्ठा होगा। इकट्ठा होने से कहीं जल रोधी क्षमता एक लिमिटेड क्षमता है, ठीक है। पानी इकट्ठा होने की वजह से वो रोड जल्दी खराब हो जाता है। तो विटामिन का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है कि अगर रोड पर कितना भी पानी पड़े तो वो क्या करे, पानी को रिपल कर दे, अपने आप अंदर आने ना दे, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि प्लास्टिक क्या करता है, पानी को सोखता है कि रिपल करता है, विरोध करता है, उसका विरोध करता है, सिंपल सा। अब इन्होंने क्या किया, जो रोड बनाने के क्रम में जो कोलतार का इस्तेमाल किया जाता था उसके साथ मिक्स कर दिया इन्होंने क्या, पॉली ब्लेंड को। जो पाउडर इन्होंने बनाया था, तो रोड बनाने वाला जो गिट्टी है, मटेरियल है, उसके अंदर कोलतार डाल रहे हैं, कोलतार के रूप में क्या डाला था, बिटुमिन डाला था, उसी के अंदर मिक्स कर दिया, किसको, बिटुमिन के साथ साथ पॉली ब्लेंड को मिक्स कर दिया। और मिक्स करने के बाद याद रखिएगा लगभग 40 किलोमीटर लंबा रोड बनाया था, ठीक है।
और इस रोड की तुलना दूसरे सामान्य रोड से की गई जिसमें केवल और केवल किसका इस्तेमाल किया गया था, बिटुमिन का इस्तेमाल किया गया, तो देखा तो पता चला ये बनाया हुआ रोड 3 गुना बेहतर है एक सामान्य रोड से। अब सोचो कि हमारे पास क्या चीजें थी सर, इन दोनों में तो कोई समस्या नहीं थी सर, इसका दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको सड़ा गला सकते हैं, इन दोनों में तो कोई समस्या नहीं थी। असली समस्या क्या थी सर, ये जैव और निम्नीकरण पदार्थों से समस्या थी, और इसमें मुख्य रूप से कौन आते थे, प्लास्टिक आते थे। इसी प्लास्टिक का तो निपटान करना था हमको। एक अच्छा सा तरीका मिल गया कि इसका फाइन पेस्ट बना दीजिए, पाउडर बना दीजिए, पॉलीब्लेंड बना दीजिए और इसको रोड में डाल दीजिए। रोड में रहेगा तो ये कहीं ना कहीं रोड की और क्षमता को बढ़ा देगा, क्योंकि ये प्लास्टिक क्या करेगा, पानी को सोखने नहीं देगा। ठीक है, चलो अब याद रखिएगा लास्ट में ना कि इन्होंने किसका सहारा लिया था, अहमद खान ने, तो 2 लोगों का सहारा लिया था। एक आरवी है ना, आरवी इंजीनियरिंग कॉलेज है, और दूसरा है एक कॉरपोरेशन है। कॉरपोरेशन का मतलब जैसे ये नगर पालिका वाले होते हैं ना, वो कॉरपोरेशन ऑफ बेंगलोर सिटी। जैसे हमारे यहाँ की नगर पालिका है वैसे ही वहां की भी नगर पालिका है। तो ये आरवी इंजीनियरिंग कॉलेज के कुछ प्रोफेसर का हेल्प लिया कि भाई इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, पहले सबको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, अपने एग्रीमेंट पर सबकी साइन होनी चाहिए। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे कोई भी अगर खोज करना है या कुछ भी करना है, अगर मैं भी अगर ऐसा काम करूंगा तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने कॉर्पोरेशन से इजाजत लेना पड़ेगा। कॉर्पोरेशन को मुझे सारी बात समझानी पड़ेगी कि नहीं, अगर हम ऐसा इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे लिए सही होगा, अपशिष्ट का कहीं ना कहीं निपटान हो जाएगा। और कॉर्पोरेशन मेरी बात को मानेगी, अच्छी बात है, लेकिन अगर वही चीज कोई एक प्रोफेसर कहे उसकी बातों को अच्छे से मान लिया जाएगा। इन्होंने अपने आसपास मिलने वाले जो भी इंजीनियर्स थे उनको ये बात समझाई, वो इंजीनियर्स के हेल्प से कॉर्पोरेशन को समझाया और 40 किलोमीटर लंबा रोड बना करके दिया था। ठीक है, यानी कि एक तरीका हमारे पास है। डन। चक्का स्लिप करेगा? नहीं करेगा बाबू, नहीं करेगा, क्योंकि आपने पाउडर बना के किया है ऐसा काम। ठीक है, उसमें मिला करके किया है, ऐसा नहीं है कि केवल रोड पे प्लास्टिक ही आपने छोड़ दिया, उल्टा और ग्रिपिंग बढ़िया हो जाएगी। ग्रिपिंग समझते हो? ग्रिपिंग समझते हो? ग्रिपिंग का मतलब पकड़। जब गाड़ी चलती है रोड पे तो पकड़। अच्छा ये देखो, 2 रोड है आपके पास, एक हाईवे का रोड है, एक यहां नीचे वाला रोड है। एक हाईवे और एक नीचे। हाईवे वाला देखिएगा सफेद होता है रोड, ये वाला ब्लैक होता है। दोनों पर ग्रिप किसमें अच्छा होगा? ब्लैक वाले में ग्रिप अच्छा होगा, पकड़ अच्छी होगी। ये ब्लैक वाले पे चक्का जल्दी स्लिप नहीं करेगा, ढलैया वाले पे स्लिप कर जाएगा चक्का आसानी से। हालांकि उस हाईवे पर भी चक्का स्लिप ना करे उसके लिए देखिएगा कि हाईवे जो बना है ना, इसमें कटिंग किया जाता है ऐसे। बढ़िया से गौर करिएगा, पूरी कटिंग की होगी। हाँ, कभी भी देखना, कभी भी दिख जाएगा। तो ये कटिंग इसलिए की जाती है ताकि चक्के में ग्रिपिंग बन सके। एक तो ये ग्रिपिंग है, और एक ये जो आपका नीचे बनाया गया है, जो कोलतार वाला बनाया गया है, इसमें छोटी छोटी गिट्टियां होती है जिस कारण से और अच्छी पकड़ बनती है। ठीक है, आप खुद से सोच के देखो ना, एक टाइल्स वाला घर है, टाइल्स वाला बाथरूम है, वहां पे ज्यादा स्लिप होने का चांस है कि वो नॉर्मल है उसमें ज्यादा स्लिप होने। टाइल्स वाले में सर वो चिकना है, उसमें ग्रिपिंग बहुत कम है। ये चीज तो ठोस अपशिष्ट का निपटान समझ में आ गया, क्या कर सकते हैं हम लोग? चलिए आवर्धन कल खत्म हो गया था जी। आवर्धन कौन सा रह गया टॉपिक बताओ? पीपी पीपीवी पीपीबी सुपोषण है, वो आएगा, पढ़ाएंगे आपको सुपोषण। सुपोषण आएगा। सुपोषण हम लास्ट में बात करेंगे सुपोषण का। चलिए, ठोस अपशिष्ट के बाद अगला जो टॉपिक है आपका कृषि रसायन एवं उनके प्रभाव। सुपोषण की बात करेंगे, थोड़ा सा उससे जुड़ा हुआ कुछ टॉपिक है वो खत्म कर लेंगे, उसके बाद सुपोषण की बात करेंगे। कृषि रसायन एवं उनके प्रभाव की तरफ चले हम लोग, थोड़ा बहुत देखेंगे इसको भी।
चलिए अब जरा ये समझिएगा, कृषि रसायन एवं उनके प्रभाव, इसका मतलब क्या? टाइम वहाँ देख रही हो का है, घरे जाना है? हाँ तब हाँ ऐसे देख रही है टाइम बुढ़बा कहेंगे। चलो, कृषि रसायन एवं उनके प्रभाव का मतलब क्या है कि सर हम जो फार्मिंग कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और केमिकल के रूप में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? डीडीटी। अच्छा, डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है जी? हमने बताया तो नहीं है और कभी बोला भी नहीं है आपके सामने, आपने पूछा नहीं, हमने बताया नहीं। बताओ डीडीटी का फुल फॉर्म। इतना बड़ा नाम है इसका कि ऑप्शन हम देने से रहे। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है, याद रह जाएगा, रख लीजिएगा अगर कहीं फुल फॉर्म अगर आ गया तो। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है। ये एक प्रकार का ऐसा केमिकल है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल कहां करते हैं सर हम लोग? कीटनाशक के रूप में, ठीक है भाई, कीड़े को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम अपनी फसलें उगाते हैं, फसल पर कीड़े लगते हैं। आज के डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि सर कीड़े लग रहे हैं, और कीड़े को लगने के लिए तैयार हम ही ने किया। अब कहो ऐसा तैयार हमने कैसे कर दिया? क्योंकि भाई वो अनुकूलित तो हमारी वजह से हुआ है। हम अगर इस तरह का परिस्थिति पैदा नहीं करते, क्या वो अनुकूलित कर पाता अपने आप को? आज के डेट में कितनों कीटनाशक मार देते तब वो फसल खत्म हो जाता है, तब वो कीड़ा चाट जाता है। कारण कि सर आप उसको जितना डीडीटी दे रहे हैं ना, वो डीडीटी चाट चाट के अपने अंदर क्या कर लिया है? अनुकूलन पैदा कर लिया है। मतलब हाँ बिल्कुल लगता है, बात वो नहीं है। जैसे हम क्या कर रहे हैं कि सर कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो कीटनाशक का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारी फसलें खराब ना हो। और आज के डेट में कितना भी आप तगड़ा वाला कीटनाशक इस्तेमाल कर लो, उसके बाद भी फसल खराब होती है, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सर अगर हम लोग इवोल्यूशन कर रहे हैं, हम लोग अगर अनुकूलन कर रहे हैं अपने अंदर, तो वो भी तो एक प्राणी है ना, वो भी अपने आप को, आपको पता है ना कि हर जीव अपना अस्तित्व बचाने के लिए क्या करता है? संघर्ष करता है, लड़ाई करता है, अनुकूलन करता है। वो कीट भी क्या करेगा? अनुकूलन करेगा। आप उसको दे रहे हो डीडीटी, कुछ कीड़े तो मरेंगे, अब वो मरेंगे जो अनुकूलन नहीं कर पाएंगे, अब वो जिंदा रहेंगे जो अनुकूलित कर पाएंगे अपने आप को। ये भी अपने आप को क्या कर रहे हैं भाई? आगे की ओर लेके जा रहे हैं। और क्या इस कीटनाशक से हमें कोई नुकसान है? सोचो, क्या हमें कोई नुकसान है? बिल्कुल नुकसान है। कि अगर जिस फसल का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं और उस फसल पे अगर क्या डाला जा रहा है? कीटनाशक डाला जा रहा है। सोच के देखना, इसका एक इमेजिनेशन आपके सामने लेकर आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सोचो अगर इस फसल को बिना अच्छे से धोए आपने खा लिया, क्या वो कीटनाशक आपके अंदर जाएगा? कीटनाशक से अचानक तो आपकी मृत्यु नहीं होगी। रीजन कि वो कीटनाशक, वो पेस्टिसाइड आप तक पहुंचा जरूर है, लेकिन उसका पावर कम हो गया, उसका पावर कम हो गया। हाँ, कीटनाशक का डब्बा है, लेके पी लो, स्वाहा हो जाओगी। उस समय उसकी पावर बहुत ज्यादा है, तगड़ी है, ठीक है। लेकिन क्या किया हमने? सर फसल पे मार दिया है, फसल पे मारा, 20-25 दिन के बाद हमने फसल को निकाला है, उस बीच में उसका पावर क्या हो गया? कम हो गया। अब उससे मरेंगे नहीं हम लोग, लेकिन क्या वो मेरे अंदर जाकर के स्टोर हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा सा गया कि नहीं गया? एक तरीके का वो क्या काम करेगा? ये जो कीटनाशक है, अगर हमारे अंदर कैसे जा रहा है? फसलों की सहायता से जा रहा है, तो वो एक तरीके का क्या होगा हमारे लिए? स्लो पॉइजन होगा। बस कीटनाशक को पीने से दर्द होगा कि नहीं होगा, इस बात का तो ज्ञान नहीं है, लेकिन बांस कटेगा तय है। तो एक काम और कर लेंगे ना, छोड़ो रहने दो, ये सब उल्टा पुल्टा सब कहाँ निकलवा रहे हो हमारे जुबान से है? मैं एक्सपीरियंस होल्डर नहीं हूं इस मामले में, ठीक है। हाँ, एक बार की बात है कि हमारे गली मोहल्ले में वो व्यक्ति मर गया, मेरे गली मोहल्ले का ही है। वो क्या किया था कि वो कीटनाशक लिया था, ठीक है। और मैं फिलहाल की बात है, 2-3 साल पहले की बात है, वो मर गया, 1 साल हो गया, वो डेथ कर गया, वो मेरे मोहल्ले में। तो वो क्या कर रहा था कि थोड़ा सा मेंटली डिसऑर्डर में था, तो मेंटली उसकी शादी विवाह भी हो गई थी। मेंटली डिसऑर्डर था थोड़ा सा उसको, कि मतलब उसको लोग जानबूझ के पागल बना दिया था। पागल बनाने के जिम्मेदार उसके घर वाले भी थे, और पागल बनाने के जिम्मेदार उसके आस पड़ोस, उस गली मोहल्ले के बाल बच्चे और भी बाकी लोग थे। थोड़ा सा अगर वो मेंटली डिस्टर्ब है तो उसको क्या करना चाहिए? हमें और टॉर्चर करना चाहिए? नहीं। अब क्या करते थे लोग ना आसपास के, कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ उसको बोलते रहता था, वो गरियाते रहता था।
ठीक, अभद्र गालियां बकता, उसको और लोग चिढ़ाते और गालियां देता, उससे धीरे धीरे उसका मेंटल डिसऑर्डर और बढ़ता चला गया। तो वो जब ठीक था, 10-15% का उसका मेंटल डिसऑर्डर होगा अगर, उस समय की बात है कि घर पे शादी विवाह हो गई है, किसी बात को लेकर के उसके पिताजी उसकी माँ उसको बोले, तो या फिर जो भी उसका घर का फैमिली प्रॉब्लम रहा हो, तो मेरे घर के बाहर चबूतरा है बहुत बड़ा सा, वहीं पे बैठ करके और सीसी का बोतल लिया हुआ था, और तब पीजी मर जे अपन कैले था, पूरा भीड़ लगल था एकदम, 15-20 आदमी उसको घेर लेता, सब समझा रहा था कि ना बाबू मत पिया, ये सब करबा तो गलत चीज बा। हम आए वहीं पे दुकान से, बाइक खड़ा किए, देखे उसको, घरे गए, 1 गिलास पानी लेकर आए और सामने उसका सील तोड़े, गिल्ले पी साला पी, जल्दी पी, आई ले पानी ले। अब वो हाथ गोड़ जोड़ने लगा, ना भैया मर जी, मर जी तो सुनावत के करा बारे, तो कभी कहते ये प्रचार करते रहे कि पी के मर जी, ठीक है। तो वो चीज, बाकी उसका एक्सपीरियंस हमें नहीं है। मर गया वो मेंटली डिसऑर्डर से, ठीक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ एक केस ऐसा होता है जिसमें आप दांत लगना सुने हैं, दांत लगने के केस में बराबर सांस नहीं जाता है। रीजन क्या होता है कि जब दांत लगता है ना, तो आपका अंदर का जो तलुआ है ना, तलुआ समझते हो, अंदर का तालू, वो सट जाता है, ठीक है। वो सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यानी कि जो आप 100% जो सांस ले रहे हो, शायद 10-5% आप उस समय रिस्पिरेशन कर रहे हो, तो उस समय देखते हो तुरंत आदमी बेचैन होकर के पानी मारता है, मुंह छुड़ाता है, जानबूझ करके ऐसा करना पड़ता है। रीजन उस समय आपके अंदर सांस नहीं जा रहा है। किसी दांत लगे हुए महिला को, जेंट्स को दांत नहीं लगता है, ठीक है। रीजन है कि थोड़ी सी वीक होती है इम्यून सिस्टम में, थोड़ी सी वीक होती है, वो अपना माइयों संगे बैठ के रोते 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 दांत लग जाएगा, ठीक है। तो अक्सर ऐसा होता है। खैर चलिए हम लोग आगे बढ़े। क्या बात कर रहे थे कि सर ये कहीं ना कहीं स्लो, अरे बस बस बस, कहाँ तो लोग देख लियो दांत लगते हुए, इतना डिस्कशन चल रहा है। ज्यादातर ऐसा होता है कि लड़की के विदाई हो रहा है तो वही दांत लगता है, कि तब माई के, हाँ कि तब माई के दांत लगता है, कि तब बचिया के दांत लगता है, ठीक है। दांत लगता है तो बाकी लोगों को दांत छोड़वाता है और बाबू पर वचन गा रहे होते हैं, इस साल हम कबे से मना कर रहे थे नीरो वसन मत, समझे। चलो बस बस इधर आ जाओ। ये कहीं ना कहीं सर जो कीटनाशक का इस्तेमाल करे थे, इसका प्रभाव कहां तक पड़ेगा वो सोचो कि सर अगर वो फसल से हम तक पहुंचा, मरेंगे तो नहीं हम लोग, क्योंकि उसका पावर कम हो चुका, उसकी क्षमता कम हो चुकी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, स्लो पॉइजन के रूप में हमारे अंदर धीरे धीरे एक्ट करता रहेगा, काम करता रहेगा। और डे बाई डे हम लोग अलग अलग किस्में खा रहे हैं, अलग अलग फसलें खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, उनसे धीरे धीरे क्या कर रहा है, ये स्लो पॉइजन हमारे अंदर इकट्ठा होता जा रहा है, जमा होता जा रहा है, और अलग अलग बीमारियां पैदा कर रहा है। और हमने कभी ये सोचा नहीं है कि वो बीमारियां इन्हीं से हो रही हैं। पहले इतनी बीमारियां नहीं थी। अच्छा सोच के देखो ना तनी बाबू, कि आज से 20 साल 30 साल पहले क्या हॉस्पिटल की फैसिलिटी इतनी अच्छी थी? फिर भी लोग बहुत कम मरते थे बीमारियों से। आज हॉस्पिटल की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, फिर भी बहुत ज्यादा लोग मरते हैं। क्या फायदा ऐसे विकास का? आज क्या है, नॉर्मल अगर हम थोड़ा सा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में चलें तो क्या होता है, नॉर्मली सुनने को मिल जाता है कि बच्चा उल्टा हो गया है, हई हो गया है, हाउ हो गया है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब पहले हम लोग की गली मोहल्ले की मेमिन हुआ करती थी, एमबीबीएस को फेल कर देती थी। आज पार्चुरेशन से पहले, डिलीवरी से पहले अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, और अगर पहले हो 2-3 अल्ट्रासाउंड करवा देते हैं लोग। जो मेमिन थी को अल्ट्रासाउंड कराती थी, अगर अल्ट्रासाउंड कोई जानता ही नहीं था कि अल्ट्रासाउंड नाम के कोई चीज होता है, ठीक है। डिलीवरी कराने के लिए वही जिम्मेदार थी, बिना कोई अल्ट्रासाउंड का कोई सवाल जवाब नहीं होता था कि बच्चा उल्टा है कि टेढ़ा है कि क्या है, कुछ नहीं। आज नॉर्मल डिलीवरी होती थी, कोई व्यवस्था नहीं थी। आज इतनी व्यवस्थाएं हैं, उसके बावजूद प्रॉब्लम है, क्योंकि सर हमारा बॉडी जो इम्यून सिस्टम है हमारे बॉडी का, वो वीक पड़ चुका है। उन सब के पीछे यही सब चीजें जिम्मेदार हैं, हमारा खान पान जिम्मेदार है, और हमारे खान पान में कहीं ना कहीं डीडीटी का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ये चीजें जिम्मेदार हैं। डीडीटी के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। क्या हम पैकेट आइटम खाते हैं? पैकेट आइटम खाते हैं ना, पैकेट आइटम में बहुत सारी चीजें होती हैं। सोचो कि पैकेट आइटम पे लिखा रहता है एक्सपायरी डेट 1 साल का, भाई 1 साल पहले बना है, वो खाद्य पदार्थ है, 1 साल तक कैसे सुरक्षित है वो? जाहिर सी बात है कुछ केमिकल का इस्तेमाल किया ना उसमें, वो केमिकल ही तो हम खा रहे हैं ना। मान लो सिंपल सा अगर नाइट्रोजन ही डाल के रखे, अच्छी बात है सर, नाइट्रोजन ही डाल के रखा है, कोई बात नहीं है, लेकिन वो नाइट्रोजन के अंदर पड़ा हुआ है आपका भोजन 1 साल से, क्या वो हमें नुकसान नहीं दे सकता है? देगा, थोड़ा सा ही देगा, तो क्या कहेंगे, स्लो पॉइजन। चलो और एक बात बताओ कि सर ये जो कीटनाशक है फसल पर हमने डाला, क्या फसल से मृदा में जाएगा? क्या 100% जाएगा सर ये मृदा में? क्या मृदा से हमारे ग्राउंड वाटर में जाएगा? क्या बिल्कुल जाएगा ग्राउंड वाटर में।
और क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि सर ग्राउंड वाटर में आ गया, हमारे एटमॉस्फेयर में आ गया, हमें तो प्रॉब्लम दे ही रहा है। हमारे अलावे क्या इन फसलों की कटाई के बाद कुछ कटा हुआ भाग खेतों में रह जाता है क्या? क्या गाय भैंस चरगाही जंतु उसको जाके चर जाएंगे क्या? चर जाएंगे क्या? उनकी समस्याएं पैदा होंगी? बिल्कुल, वहां भी समस्याएं पैदा होंगी। वहां से कहीं ना कहीं खेतों का जो पानी होता है वो दूसरे खेतों में भी ट्रांसफर होता है। हम खेत पटा रहे होते हैं या बरसात के दिनों में एक खेत का पानी दूसरे खेत में पानी जमा होता है, क्या वहां पे जानवर जाके पिएगा? पानी को पिएगा, वहां से भी प्रॉब्लम होगा। अच्छा, वो जानवर तो पी रहा है, क्या चिड़िया वगैरह भी पीती है? 100% चिड़िया वगैरह भी पीती है। ठीक है। अच्छा, और एक चीज, सर कीटनाशक डाला किसको मारने के लिए? कीड़े को मारने के लिए। सर कुछ कीड़े नहीं मरे, तो कुछ कीड़े नहीं मरे मतलब उन कीड़ों के अंदर क्या है? कीटनाशक का अंश है, डीडीटी का अंश है। क्या उन कीड़ों को चिड़िया खाएगी? क्या वो डीडीटी की मात्रा चिड़िया में चली गई? चली गई ना। अब वो चिड़िया पता है क्या प्रॉब्लम आएगा? वो चिड़िया के अंदर धीरे धीरे प्रॉब्लम आना शुरू होगा। मुख्य प्रॉब्लम क्या होगा कि चिड़िया अंडे देती है, ठीक है। अंडे का क्या होता है? कवच होता है। इस कवच को बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? कैल्शियम का। वो उसके अंदर ही बनता है, उस महिला के अंदर। महिला कहने का मतलब उस जो फीमेल जो बर्ड होगी उसके अंदर कहीं ना कहीं वो कैल्शियम बनता है उसके अंडे के कवच को बनाने के लिए। इस डीडीटी की वजह से कहीं ना कहीं उस फीमेल बर्ड के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी कैल्शियम का, जिस कारण से कवच तो बनेगा। अब इस कवच को टूटना है 1 मंथ के बाद, यानी कि 30 दिन के बाद ये टूट जाएगा, 1 मंथ से पहले। अब बताओ क्या इसकी जाति प्रजाति पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। कुल मिला जुला के सर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इसका। ठीक है। अब सवाल एक आ जाता है कि सर ये आया कैसे, क्यों आ गया ये? तो हरित क्रांति की वजह से आया। ठीक है। ये हरित क्रांति कब का? 1960 का है ना, देख लेना एक बार जरा। ठीक है, लगभग 1960 का ही है। तो 1960 में हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं इसको, ये आ गया। अब ऐसा क्यों हुआ? तो जो 1960 से पहले की बात करें ना, तो हम जैसे मुड़ते हैं भुनभुनाना शुरू हो जाता है सब। 1960 से पहले क्या था कि जनसंख्या जो है थोड़ी कम थी, आबादी कम थी, प्रॉब्लम ज्यादा नहीं था। 1960 आते आते कहीं ना कहीं जनसंख्या पर थोड़ा सा असर पड़ा, जनसंख्या बढ़ने लगी। अब जनसंख्या बढ़ रही है तो खाद्य आपूर्ति तो करनी पड़ेगी। उतने जो जनसंख्या है उसको भोजन तो चाहिए ही चाहिए। उत्पादकता क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। उस समय एक व्यक्ति, याद रखिएगा, इनको हम नाम देते हैं विश्व व्यापी रूप से, यानी कि कहीं ना कहीं ये वर्ल्ड लेवल पर है, नॉर्मन बोरलॉग। याद रखिएगा, नॉर्मन बोरलॉग एक साइंटिस्ट है जिनको कहा जाता है हरित क्रांति के जनक, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे कहा जाता है। ठीक है। अपने भारत में अगर हम बात करें कि कोई भारत में भी ऐसा वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या किया था? हरित क्रांति लाया था भारत में। बिल्कुल याद रखिएगा, स्वामीनाथन है, MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। ये क्या है? भारत के हरित क्रांति के जनक हैं। अब ये हरित क्रांति क्या है? तो हरित क्रांति का मतलब है हरित यानी कि हरे, और हरे यानी कि पेड़ पौधे फसलों की बात की जा रही है। अब यहां पर क्या किया गया कि सर जनसंख्या को मद्देनजर रखते हुए कि जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, इनको कहीं ना कहीं खाद्य आपूर्ति करानी पड़ेगी, यानी कि खाद्य के रूप में जो भी उनका भोजन है वो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। अब जैसे 1 बीघा अगर हम धान रोपते हैं, धान रोपना मतलब समझते हो ना? धान बोया जाता है कि रोपा जाता है? रोपा जाता है। ठीक है। गेहूं बोया जाता है। चल, अब जो भी है, अब अगर 1 बीघा की बात कर लें हम, रोपना बोना में थोड़ा सा अंतर होता है। अगर एक एक दाने को अगर हम डाल रहे हैं तो उसको रोपना कहते हैं। ठीक है। तो धान की क्या किया जाता है? पहले बिया तैयार किया जाता है, फिर एक एक बिया को लगाया जाता है, इसलिए उसको रोपना बोलते हैं। और अगर आप बीज को केवल छींट करके फिर खेत में मिट्टी मिला दिया तो उसको बोना बोला जाता है। ठीक है। चलो, तो अब क्या हो रहा है कि सर 1 बीघा में 40 बोड़ा 50 बोड़ा चलो धान की खेती हो रही है। अब क्या करना है कि हरित क्रांति का मतलब है कि कुछ भी तरीका अपनाओ, मतलब उससे नहीं है। क्या करना होगा आपको? प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। हमको खाद्य उत्पादन बहुत ज्यादा से ज्यादा करना है, फूड मटेरियल ज्यादा से ज्यादा उगाना है, हमको प्रोडक्ट बहुत ज्यादा आने चाहिए। प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता बढ़नी चाहिए, और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कुछ भी करो,
चाहे जितना ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल करना है वो करो, या तो फिर क्रॉसिंग करो। याद है क्रॉसिंग? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? संकरण या तो संकर बोलते हैं। इसका क्या किया था हमने कि सर कहीं ना कहीं उच्च कोटि के क्या करना है, बीजों को लेना है और लेकर के आपस में संकरण करा देना है, जिससे क्या हो जाएगा कि एक हाइब्रिड पौधा तैयार होगा। और हाइब्रिड पौधा तैयार होगा तो जो हाइब्रिड बनेगा उसकी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्या? सर बहुत ज्यादा क्रॉसिंग करा लिया, पहला तरीका। दूसरा क्या करना है कि सर बहुत ज्यादा रसायनों का इस्तेमाल करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी ली जा सके। आप नॉर्मली लौका देख लो, या लौकी छोटा होता है, अगर दवाई के इस्तेमाल से बनाए तो यह बड़का बड़का 5-5 फीट के लौका होता है। अब सर हमें तो प्रोडक्टिविटी बढ़ानी थी, एक छोटा सा लौकी बन रहा है, उससे एक घर में भोजन जा रहा है, अगर एक 5 फीट का बन जाए, सोचो 5 घर में चला जाएगा ना। पौधा एक ही है, एक ही बीज तैयार हुआ है, एक ही फल तैयार हुआ, लेकिन 5 घरों के लिए तैयार हो गया और एक जगह पे एक ही बन रहा है। बस हमें किससे मतलब था? प्रोडक्टिविटी बढ़ाने से, उत्पादकता बढ़ाने से था। तो हरित क्रांति का डिमेरिट यही था। हरित क्रांति का एक लाभ है, दूसरा हानि है। लाभ यह है कि उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी क्या हो गई? बढ़ गई। और नुकसान ये हो गया कि सर उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हम पीछे ये भूल गए कि बहुत ज्यादा रसायन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब यहां से एक सवाल आपको देकर के छोड़ देते हैं। अब वो सवाल ये है कि क्या हरित क्रांति सही था? सर सही इस मामले में था, उत्पादकता बढ़ रही है। गलत इस मामले में था कि बहुत ज्यादा रसायनों का इस्तेमाल किया जाने लगा, केमिकल का इस्तेमाल किया जाने लगा। और केमिकल वाला ही तो अभी पढ़ रहे हैं कि भाई जो खेती कर रहे हैं हम लोग, जो फार्मिंग कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। उससे हमें नुकसान है, हमारे पर्यावरण को नुकसान है। पर्यावरण में जो जो चीजें आ रही हैं उन सबको नुकसान है। यहाँ तक कि हमारे आसपास, हमारे परिवेश में रहने वाले जितने भी जीव जंतु, यहाँ तक कि पक्षियां, तितलियां, इन सब की जाति प्रजाति पे भी क्या आ रहा है? असर आ रहा है। ठीक है, चलो अब इसका उपाय क्या? इसका उपाय है, अब क्या करें? हरित क्रांति कर नहीं सकते, हालांकि हरित क्रांति पर ही आज लोग चल रहे हैं। जो भी खेती करते हैं सब लोग यही चाहते हैं कि उत्पादकता क्या हो? ज्यादा हो। इसके लिए खाद डालना पड़े, दवाई डालना पड़े, जो डालना पड़े डालो। अब अच्छा, पता है मेंटेलिटी सच में बहुत मायने रखती है। धान की खेती अगर आपके घर पे हो रही है तो पता होना चाहिए कि धान के खेत में ना धान के जैसे दिखने वाले घास हो जाते हैं। ठीक है, तो ओकरा क्या बोला जाता है? सोहनी। सोहनी लगा करके मतलब जो महिलाएं हैं या जो पुरुष हैं और जो काम करने वाले हैं, ठीक है, उनको लगा दिया जाता है खेतों में। वो क्या करेंगे कि धान को छोड़ करके उस एक एक घास को निकाल लेंगे। अब सोचो कि धान का जो क्षेत्र है कि सर इतना दूर जगह चाहिए धान के एक पौधे को, वहां आसपास में घास उग जाएगा तो घास भी वृद्धि करेगा, धान भी वृद्धि करेगा। क्षेत्र कम मिलेगा तो धान की उत्पादकता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उसके लिए क्या करना पड़ता है? घास को कबारना पड़ता है। अगर एक खेत में एक सोहनी लगा देंगे तो सुबह से शाम तक में वो पूरे खेत को क्लियर कर देगा। ठीक है, और करीबन 300 रुपया लेगा, 400 रुपया लेगा, ये करेगा। ठीक है भाई, अब दिन भर काम किया है उतना तो लेगा। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास 1 बीघा का खेत है ना, तो अब आज के रेट में क्या हो गया? एक कैलकुलेशन देते हैं आपको, ये आज के रेट में वो ठेकेदारी पे चला गया है। ठेकेदारी पे मतलब कि 4-5 लोग हैं, उनको खाली बस बताइए कि भैया ये हमारा खेत है, तो हाँ ठीक है 1000 रुपया लेंगे, हम सो देंगे कुल। अब 2 दिन में सोहे चाहे 4 दिन में सोहे, 1000 रुपया आ गया एक तरफ। दूसरी तरफ का दिमाग में आता है 1000 रुपया दे, हम 4 दिन लेके सोही, उससे बढ़िया में 500 के दवाई आता है। समझ में आ गया? अब वो जहर होता है, पॉइजन होता है। कुछ नहीं करना है, खेत का किनारा होगा, कोना होगा, एक ढक्कन निकालिए, ये कोना पे एक ढक्कन, वो कोना पे, ऐसे करते करते बीच में 1-2 जगह पे डाल दीजिए, छोड़ दीजिए। 2-4 दिन के बाद क्या होगा? सारा का सारा घास मर जाएगा, धान बच जाएगा। सर उस दवाई को इस कदर इस तरीके से बनाया गया है कि वो घास को मार देगा, धान को छोड़ देगा। धान को छोड़ा है आपको लगता है, समझ में आ गया? उस धान पर असर होना तय है, बस इतना असर नहीं हुआ कि वो आपको दिखाई दे जाए। हमारा बाल झड़ रहा है, झड़ रहा है, हमको पता है कि सर इवोल्यूशन के दरमियान ही खत्म हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे खत्म होगा ना, अचानक तो खत्म नहीं होगा। उसके साथ साथ वो जो केमिकल हमने खेत में डाला, वो केमिकल घास मार दिया, उस मृदा में मिलने वाले सूक्ष्म जीवों को भी तो मार रहा है। और सूक्ष्म जीव कितने लाभकारी हैं हमारे लिए, हमसे बखूबी कोई नहीं जानता। वो कहीं ना कहीं अपघटन कर रहे हैं, मृदा को उपजाऊ बनाने का काम कर रहे हैं, पुनश्चक्रण करने का काम कर रहे हैं। वहां पे वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए अब आज के डेट में फॉस्फेट खेत में डालना पड़ता है। पहले फॉस्फेट नहीं डालना पड़ता था, रीजन था कि वो फॉस्फेट चक्रण चलता था, वहां पे बन रहा होता था फॉस्फेट। अब डालना पड़ता है सब कुछ अलग से, क्योंकि हमने सब कुछ खत्म कर दिया। तो इसका एकमात्र एक ही उपाय है, क्या करना?
जैविक खेती करना, इसको कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। पढ़ लीजिएगा क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग को। ऑर्गेनिक कार्बनिक खेती, हाँ ठीक है, कार्बनिक खेती भी कह सकते हो, जैविक खेती भी कहते हैं इसको और कार्बनिक खेती भी कहते हैं। कार्बनिक खेती, कार्बनिक कह लो, जैविक कह लो, ऑर्गेनिक फार्मिंग।